नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिए एक पन्ना छोड़ के, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, हाँ जी, आप फ्रिक्शन में देखिएगा। हम बात करते हैं कि हमने जब पढ़ा था कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो कौन होता है? नॉर्मल। सुना था? नॉर्मल कैसा फोर्स होता है? कांटेक्ट। लेकिन नॉर्मल कैसे लगता है मुझे? सरफेस के परपेंडिकुलर। और नॉर्मल के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है? कांटेक्ट भी होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए, ये सबको याद है। सिमिलरली फ्रिक्शन जो होता है वो भी कैसा फोर्स होता है? कांटेक्ट। मतलब बगैर कांटेक्ट के क्या नहीं आएगा? फ्रिक्शन। अब पर फ्रिक्शन के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है? सरफेस मस्ट बी रफ एंड सबसे क्रूशियल एटलीस्ट देयर शुड बी अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। मतलब नॉर्मल के लिए मैंडेटरी क्या है? कांटेक्ट प्लस प्रेशर। फ्रिक्शन के लिए रफनेस प्लस टेंडेंसी ऑफ मोशन। अच्छा, नॉर्मल कहां लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शन लगता है सरफेस के पैरेलल। पक्का? जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए मैं बोलूं कि मैंने किसी एक ब्लॉक को एक सरफेस पे रख दिया, उस सरफेस का नाम दे दिया मैंने रफ। ये रफ सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक को रख दिया एम मास का, और ऐसे ही सिमिलरली वापस एक एम मास के ब्लॉक को रखा इस सरफेस पर। ये सरफेस दोबारा से कितनी है? रफ। बताइए यहां पर फ्रिक्शन कितना आएगा? क्या नॉर्मल आएगा? नॉर्मल तो आएगा, mg है तो नॉर्मल तो है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है? 0। क्यों? अरे भाई, केवल रफ पे रखते ही फ्रिक्शन नहीं आता है। फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए? टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो यहां पर क्यों है? नो टेंडेंसी टू मूव। फ्रिक्शन हमेशा कहता है कि जब आप चलना ही नहीं चाहोगे तो फिर मेरी बात ही क्यों कर रहे हो? फ्रिक्शन हमेशा कब आएगा? जब एटलीस्ट क्या हो? टेंडेंसी हो। मोशन होगा तो आएगी, पर अगर टेंडेंसी भी होगी तो भी क्या आएगा? फ्रिक्शन। अब नीचे वाले पे मान लीजिए मैंने F लगा दिया। अब बताइए क्या यहां पर ये हमेशा चलेगा? इस बात की कोई गारंटी, पर हमेशा ये बात तो तय है कि इसके पास क्या रहेगी? टेंडेंसी रहेगी। टेंडेंसी कैसे पहचानते हैं? टेंडेंसी पहचानते ऐसे हैं कि मान लो सरफेस रफ नहीं होती, सरफेस तो क्या बॉडी मूव करती? तो सरफेस रफ है तो एटलीस्ट क्या करेगी? टेंडेंसी रखेगी। नहीं समझ आया? क्या यहां पर रफ सरफेस है? बोलिए। पर फ्रिक्शन यहां रफ सरफेस है और फ्रिक्शन यहां पर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट देयर इज टेंडेंसी। तो लिखिए फटाफट, फ्रिक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स which acts friction is a component of contact force which acts parallel to the surface, नीचे लाइन से लिखना, फ्रिक्शन acts only when surfaces are rough and at least tendency of motion, and repeat कर रहा हूं, friction acts only when surfaces are rough and at least tendency of motion is there, या tendency of motion is present, tendency of motion is present। अब ये लिख लो एग्जाम्पल। तो जैसे ये ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो क्या इस पे अभी कोई फ्रिक्शन आ रहा होगा? क्योंकि इस पे केवल नॉर्मल किससे बैलेंस हो रहा होगा? mg से। अब देखिए फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, ड्राई फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन, जो फिजिक्स में होते हैं। ड्राई मतलब सूखे, सूखे मतलब सॉलिड फ्रिक्शन।
एक फ्रिक्शन कौन सा होता है? सॉलिड, मतलब जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस आ रही हैं वो दोनों ही कैसी हो? सॉलिड हो। जैसे डस्टर और ग्राउंड, इसमें कौन सा फ्रिक्शन आएगा? सॉलिड। डस्टर और मार्कर कौन सा आएगा? सॉलिड। दूसरा होता है लिक्विड, उसमें क्या होता है? या तो दोनों सरफेस लिक्विड हो या एक लिक्विड और एक सॉलिड हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हनी और पानी अगर दोनों को फ्लो कराएं तो किसका फ्लो स्लो होता है? हनी। क्योंकि हनी में क्या होता है? एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में क्या होता है? लिक्विड फ्रिक्शन होता है, उसे बोलते हैं विस्कस, विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? तो लिक्विड फ्रिक्शन का जनरली एग्जांपल क्या है? विस्कोसिटी। इस चैप्टर में हम किससे पढ़ेंगे? केवल सॉलिड फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? अब सॉलिड फ्रिक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक काइनेटिक। तो लिखिए, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए इस चैप्टर में हम 3 फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग। बड़ा आसान है, अगर आज आपने मेरी बात सुन ली तो 80% काम फ्रिक्शन का आज ही खत्म हो जाएगा। है क्या? स्टैटिक। देखिए सबसे आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें गणित नहीं होगी, लेकिन इसमें साथ साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि सब फ्रिक्शन भी आपको ही लगाना है। मतलब एक ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन किसके हाथ में? हमारे हाथ में। इसलिए सवाल थोड़ा सा अच्छा लगता है ये। ठीक है, सुनिएगा सवाल। स्टैटिक का मतलब क्या होगा? स्टैटिक शब्द का मतलब होता है रुका हुआ। अब आप अभी भी बोलोगे सर अगर रुकता ही नहीं है तो फ्रिक्शन तो होता ही नहीं है। नहीं, यहां पर बॉडी चलना चाहेगी पर चल नहीं पाएगी। तो एक देसी लाइन याद रखो, जब बॉडी चलना चाहे और चल ना पाए तब तो क्या लगता है? स्टैटिक। और जब बॉडी चलना चाहे और चल भी जाए तो क्या लगता है? काइनेटिक। जब बॉडी, लिखो फटाफट, जब बॉडी बॉडी की ब्रैकेट में ना कॉन्टैक्ट सरफेस, यहां बॉडी का मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस है। जब बॉडी ब्रैकेट में कॉन्टैक्ट सरफेस ब्रैकेट बंद चलना चाहे पर चल ना पाए, चलना चाहे पर चल ना पाए, नीचे की लाइन से लिखना। अब ये तो हुआ इसका बेसिक देसी मीनिंग, इससे पता लग जाएगा। अब होता क्या है स्टैटिक? तो लिखो, इट ऑलवेज अपोजेज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। It opposes tendency of relative motion. It opposes tendency of relative motion. It opposes tendency of relative motion. Relative motion की tendency को oppose करता है। Next point इसी में, it is self-adjusting. It is self-adjusting force. It is self-adjusting force. It is self-adjusting force. It means it adjusts. It means it adjusts its value. It means it adjusts its value from zero to a certain value. It means it adjusts its value from 0 to a certain value, called as limiting friction. Called as limiting friction. Called as limiting friction in such a way that body does not slide. बॉडी डज नॉट स्लाइड। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है ना बेटा, वो हमेशा एडजस्ट करता है अपनी वैल्यू को। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये 10 है, अब अगर 10 है और अगर ये बॉडी मान लीजिए नहीं चल रही है तो फ्रिक्शन भी कितना आएगा? 10 आएगा। अब अगर मान लो ये 20 है तो कितना आ जाएगा? 20। अगर ये 5 है 5, ये 10 है 10, ये 20 है 20, 40 है, तो ऐसे तो कोई चीज चलेगी नहीं। मतलब कोई ना कोई एक क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई लिमिट। उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन से ये रोक नहीं पाएगा। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए फॉर एग्जांपल लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 60 न्यूटन, तो इसका मतलब ये कि जब तक आगे 60 नहीं होगा तब तक तो ये बॉडी चलेगी ही नहीं। तो फिर आंसर क्या आएगा?
आंसर इस प्रकार से आएगा कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। भाई मान लो आपने 10 लगाया है तो पीछे आंसर 10, 20 लगाया है, 12 लगाया है, 5 लगाया है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हर क्वेश्चन में क्या हो सकती है, चेंज। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक होती है अनेक होती है, अनेक। कहां से कहां तक, रेंज फिक्स है, 0 से लेकर एक फिक्स पॉइंट तक, जिसका नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक एडजस्टेबल वैल्यू होती है, पर एडजस्ट करने की एक क्षमता होती है, और वो कहां से कहां हो रहा है, 0 से लेके एक फिक्स नंबर है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नीचे की लाइन से लिखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है वो पढ़ते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ जी, लिमिटिंग को मैं लिखूंगा हमेशा FL से, है ना, F के नीचे छोटा L, FL। फ्रिक्शन के लिए हमेशा स्मॉल f का यूज होता है, FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिखिए, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिएगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, FL जो होता है हमेशा वो होता है म्यू S इंटू N। यहां पर N क्या है, नॉर्मल, mg नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल हर क्वेश्चन में क्या आ सकता है, अलग अलग। यही गलती होती है सवालों में, नॉर्मल को किस बराबर मान लेते हैं, mg। अरे इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ तो n क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। म्यू S क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये एक तरीके से रफनेस के बारे में आइडिया देता है कि सरफेस कितनी रफ है। और एक किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ टू सरफेसेस। टू सरफेसेस में होती है हमेशा, ध्यान रखो, फ्रिक्शन। खाली एक सरफेस का म्यू नहीं होता है। मेरा पैर जब किसी टाइल पर चलेगा तो म्यू S दोनों के बीच अलग होगा, और मेरा पैर जब मिट्टी में चलेगा तो दोनों सरफेसेस का म्यू अलग होगा, जबकि पैर सेम था। क्योंकि म्यू S और म्यू के जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं वो किसी एक सरफेस के नहीं होते, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस के होते हैं जिनके बीच में क्या हो रहा है, कांटेक्ट। ठीक है ना। अच्छा, ये कैसा नंबर, एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, डायमेंशनलेस प्लस यूनिटलेस। तो ये वैल्यू हो गई। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बोलो, म्यू S इंटू N। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन छोटा होगा या बराबर होगा किसका, म्यू S इंटू N से, बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। तो स्टैटिक ऐसे एडजस्ट कर सकता है। ध्यान रहे, म्यू S इंटू N को स्टैटिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिमिटिंग। या तो लिमिटिंग बोलो या मैक्सिमम स्टैटिक बोलो। बोलिए, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए किसी सवाल में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 60 हो सकता है और आपने अप्लाई केवल 20 ही किया है, तो उस क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 20। तो उस 20 को स्टैटिक बोलेंगे कि लिमिटिंग बोलेंगे, स्टैटिक। लिमिटिंग तो फिक्स है, कितना, 60। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि 60 ही फिक्स है। मेरी बात सुन रहे हो तुम? क्या सब बोला मैंने अभी? एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ये सुना है तूने, है ना, लिख लो। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक में क्या होगा, जब बॉडी, लिख लो फटाफट, काइनेटिक में देसी लाइन लिख लो, कितनी संघर्ष भरी जिंदगी है हमारी। मुंडी ऊपर, हाथ लगातार चलता रहता है,
बिल्कुल, लिखिए क्या बोल रहा था? जब बॉडी चलना चाहे और चल भी जाए। जब बॉडी चलना चाहे और चल भी जाए तो कौन सा लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक को मैं कैसे शो करूंगा? एफ के। अच्छा, इसके पास एडजस्ट करने की कोई क्षमता नहीं, लिखो इट हैज ओनली सिंगल वैल्यू। इट हैज ओनली सिंगल वैल्यू। इसके पास तो केवल एक ही वैल्यू होती है बेचारे के पास। इट हैज ओनली सिंगल वैल्यू। क्या है सिंगल वैल्यू इसके पास? एफ के बराबर होता है म्यू के इंटू एन। इसके पास किसी प्रकार की कोई एडजस्ट करने की क्षमता नहीं है। ये कह रहा है कि अगर बॉडी चल गई तो मैं केवल एक ही वैल्यू लगाऊंगा, कितना? म्यू के इंटू एन। ये म्यू के क्या है अब? तो लिख लो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बस ये केवल थ्योरी थी थोड़ी सी इसमें। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है। क्या? ध्यान से सुनेगा। एक्सपेरिमेंटल फैक्टर ये है कि किसी सरफेस के लिए म्यू एस जो होता है वो म्यू के से क्या होता है? बड़ा होता है। ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने स्टडी की होगी, एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है और एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है जैसे उसमें बता रखा है कि टायर हुआ, मिट्टी हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनके म्यू एस दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं तो कितने कितने आते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आता है कि म्यू एस किससे बड़ा आता है? म्यू के से। मतलब स्टैटिक कोफिशिएंट क्या है? बड़ा होता है। किससे? काइनेटिक से। दोनों तरफ नॉर्मल से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे नॉर्मल से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? म्यू एस इंटू एन, दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अब ये क्या है? स्टैटिक मत बोलो बेटा, लिमिटिंग। क्या बोलो? लिमिटिंग या स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है? काइनेटिक। ये देखना सवाल, ये लाइन जबरदस्त है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है या बराबर होता है किससे? काइनेटिक्स। अब इसको फील करना, सवाल आया है एम्स में जो आश्वासन का सवाल। पहले एफएल क्या होता है वो देखिए। एफएल कब लगता होगा? जब लिमिट की बात है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वो वैल्यू है जहां तक बॉडी नहीं चलेगी, या ये वो वैल्यू है जहां पर बॉडी जस्ट चलना शुरू करेगी। नहीं समझ आया? मैक्सिमम वैल्यू जब तक ना चले या मिनिमम वैल्यू जब चलना शुरू करे। तो ये कब लगता होगा? मैं बोलूं जब जस्ट चलना शुरू हो। और एफ के कब लगता होगा? जब चल रहा हो। तो क्वेश्चन सुनना क्या था? इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ मोशन रेदर टू मेंटेन इट। किसी भी मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल होता है उसे बनाए रखने के बजाय। सही है? जरा सोचिए कैसे। क्योंकि स्टार्टिंग में पहली बार चला होगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम आया होगा? लिमिटिंग। लिमिटिंग की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? काइनेटिक्स। जब हम साइकिल चलाते हैं तो पहली बार पैडल मारना मुश्किल होता है, और उसके बाद जब वो चल जाती है तो उसके मोशन को मेंटेन करना आसान होता है। गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है तो धक्का मारते तो पहली बार उसको गड्ढे से पार कराना मुश्किल, हल्की सी जैसे पार हो जाती है तो फिर उसको मेंटेन करना आसान। क्यों? क्योंकि पहली बार कौन सा फ्रिक्शन काम आ रहा होगा? पहली बार चलाने में कौन सा काम आएगा? लिमिटिंग। और मेंटेन करने में काइनेटिक। कुछ फील आई बात? तो इसके नीचे मैं लाइन लिखा दूंगा, वो वाली है ना, नोटो। It is difficult to start a motion. It means it is difficult to start a motion. It means it is difficult to start a motion
rather to maintain it. क्यों? रीजन तो दो, रीजन भी तो आया था, असर्शन तो ट्रू था। रीजन ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज अ ग्रेटर वैल्यू देन काइनेटिक फ्रिक्शन। यही इसका क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? चलिए, अब ये हुई सिंपल इसकी थ्योरी। अब इसमें एक लोचा और फंसता है, वो है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की दिशा कैसे बताए। तो उसका आप ब्रह्मास्त्र याद रखो। क्या? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? उसके जस्ट अपोजिट क्या लगा दो? फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन किस तरफ होता? उसके अपोजिट में क्या लगेगा? फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं, ध्यान सुनना, ये एक तरीके से कोई भी एक प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिख तुम्हें कौन सा रहा है? वर्टिकल। इसे यूं मानना, बोलो कैसा प्लेन है ये? ऐसा, ऐसा रखा हुआ एक ब्लॉक, ये है ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक, नहीं ब्लॉक नहीं प्लेन, इसमें मैंने ये ब्लॉक रख दिया ऐसे, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं दो फोर्स लगा रहा हूँ, कौन कौन सा? एक तो ये रहा, आगे लगा रहा हूँ, मतलब ये ब्लॉक मैं ऐसा बनाया था ऐसा, इस पर एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ ऐसे इधर, मतलब ऐसा रख दिया ना मैंने, एक फोर्स में लगा रहा हूँ इधर यूं एफ, बोलो, और एक लगा रहा हूँ मैं ऊपर एफ, मतलब एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया यूं। अब बताओ मुझे इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो क्या सोचते हैं? फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन किस तरफ होता? उसके जस्ट क्या लगा दो? अपोजिट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन क्या इधर होता? तो इसके जस्ट अपोजिट में कहां लगेगा फ्रिक्शन? पीछे। कभी गलती नहीं होगी डायरेक्शन में। दोबारा सुनिए, क्या लगाएंगे? फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन किस तरफ होता? उसके अपोजिट में क्या होगा? फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब सिंपल, ये तो सबसे टफ सवाल करा दिया मैंने। सिंपल तो टुच्चू होंगे। सिंपल कौन से? वो ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स इधर F और एक फोर्स इधर F2 और F1, मान लो F2 बड़ा है F1 से, बताइए फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी? क्योंकि नहीं होता तो कहां जाता? आगे जाता, इधर की तरफ जाता ना, तो फ्रिक्शन कहां होगा? इसके जस्ट अपोजिट। तो लिख लीजिए फटाफट वो लाइन भी डब्बा बना के। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन किस तरफ होता? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन किस तरफ होता? उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होगा। चलिए अब आ जाइए सवाल पे। मान लीजिए एक 5 किलो का डब्बा, एक सवाल से बस समझा दूंगा सारी कहानी। अभी जो भी आपकी कमजोरी रह गई होगी सब खत्म हो जाएगी, म्यू एस और म्यू के। मतलब सवाल है ये दे दिया, ये 0.8 और ये 0.6, आगे एक फोर्स लगा दिया मैंने F बराबर कितना? 10t। कितना लगा दिया? 10t। समय के साथ वो चेंज हो रहा है। मैंने क्या किया, एक टेबल को फिल किया, यहाँ मैंने लिख दिया t, यहाँ लगा दिया मैंने कि F कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया कि फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया टाइप प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना, और यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, बस क्या बच गया? एक्सीलरेशन। मैंने इस तरीके से एक टेबल भर दी जिसके अंदर से टाइम, F, फ्रिक्शन, टाइप प्लस डायरेक्शन और एक्सीलरेशन मुझे भरना है। पहली स्टेप, हमेशा आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले क्या निकाल लो? n फाइंड करो। और ये जरूरी नहीं है कि n हमेशा किसके बराबर हो? n किससे मिलेगा हमेशा? FBD से। 95% सवालों में क्या होता है? mg के बराबर, लेकिन उन 5 में नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या है? n फाइंड करो। हाँ भाई करो फटाफट n। तो देखिए यहां पर तो n यही होगा, ये 50, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू 50। यस और नो? सेकेंड स्टेप, ये हर क्वेश्चन में लगानी है।
एकदम अंधभक्त की तरह इसे 2-4 सवालों में लगा दो, कोई सवाल गलत नहीं होगा फ्रिक्शन का। फिर पहले क्या निकालना है, दूसरा एफएल और एफके निकाल लो, एफएल एंड एफके निकाल लो। हाँ जी निकाल लेते हैं। एफएल कितना आएगा, म्यू एस कितना है 0.8, नॉर्मल 50, कितना आ गया 40। अरे यार एफ के 6 पंजो 30, कितना आ जाएगा 30। एफ एल कितना, एफ एल एफ के, और ये तो मैंने कहा था बड़ा आता ही है, बोलिए। नंबर तीसरी स्टेप, अब डिमांड जो है, डिमांड कौन होता है, एफ नेट। एफ नेट को क्या मान लो, डिमांड को एफएल से चेक करो। किससे चेक करो, एफएल से। तुम इसको इस तरीके से समझो कि एक बैंक है, उस बैंक में मैक्सिमम अमाउंट कितनी रखी हुई है 40, और डिमांड क्या है जो वो कस्टमर मांग रहा है वो। अगर डिमांड एफएल से क्या है कम, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी पूरी, और बॉडी आगे नहीं जाएगी, वो बैंक वाला जाने नहीं देगा उसको, भाई तेरे पैसे मार कर। और अगर आपने उसकी बैंक अकाउंट से ज्यादा मांग लिया तो बैंक कुछ देगी, कह देगी कहा जाओ आगे जाओ, मतलब क्या स्टार्ट हो जाएगा, मोशन। दोबारा सुनिए, हमेशा चेकिंग किससे होगी, एफएल से होगी। एफ कैसे, किससे होगी, एफएल से। किसकी होगी चेकिंग, डिमांड की। डिमांड कौन होता है, नेट फोर्स। डिमांड कौन होता है, इसमें नेट फोर्स कौन बचा हुआ है 10T। इसकी चेकिंग किससे करेंगे, एफएल से। तो अब वो भरते हैं टेबल। मान लीजिए समय की वैल्यू पहले कितनी है 1, हाँ तो अप्लाई कितना हुआ, अप्लाई कितना हुआ, नहीं बोलोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कितना 10। अच्छा तो अब कितना मांग लिया, अरे मांग कितना लिया 10 ही तो मांग। इस सवाल में एफ नेट कौन है, एफ ही तो है, तो कितना मांगा है 10। चेक किससे करना है, कितना मांगा 10 है, कितना, क्या दे देगा, दे देगा, तो आगे जाने नहीं देगा। तो फ्रिक्शन भी कितना 10, जितना मांगो उतना। अगर आप उससे कम लिमिट में ही मांग रहे हो तो कहेगा जितना आपको चाहिए उतना मिल जाएगा, पर आगे नहीं जाने का। तो फ्रिक्शन कितना 10। टाइप, टाइप और डायरेक्शन नहीं होता तो बॉडी कहां जाती, आगे, उसके जस्ट अपोजिट। और एक्सीलरेशन, तो इसकी एफबीडी देखो, आगे कितना हो गया 10 और पीछे भी 10, तो एक्सीलरेशन 0। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कुछ आया। चलिए समय बढ़ता गया, कितना हो गया समय, समय कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना। समय कितना है 3। अच्छा अब कितना मांग लिया, कितना मांग लिया, और चेक किससे करना है, 30 से नहीं करना है 40। कितना मांगा है, कितना, तुम 30 मांगो हम 30 देंगे, 40 देंगे। कितना मांगा, तो तुम 30 मांगो हम 30 देंगे। फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक, कहां, पीछे। नेट फोर्स 0। समझ आ रहा है, अच्छा। और समय बढ़ता गया, अब कितना हो गया 4। कितना मांग लिया, है कितना, है कितना, तुम 40 मांगो हम 40 देंगे। अब फ्रिक्शन कौन सा, लिमिटिंग। अब वो जस्ट कहते शूज बांध के तैयार है जाने के लिए, जस्ट अबाउट टू मूव, तो क्या लिखूं, फ्रिक्शन लिमिटिंग लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे, एफएल। और डायरेक्शन तो वही होगी, नहीं होता कहां जाता, आगे, उसके अपोजिट। और एक्सीलरेशन भी 0, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। मुझे लग रहा है कि तुम्हें आ गया। फिर समय बढ़ता गया, कितना हो गया 5। कितना मांग लिया 50, है कितना, है कितना, तो अब क्या होगा, उसने कहा कि भैया ज्यादा मांग रहे हो तुम, तो कहां जाएगा वो, आगे तो जाएगा, आगे जाएगा, वो चल गया, आगे आगे गया तो, और चलते ही फ्रिक्शन काइनेटिक। तो ध्यान रखिएगा चेक 40 से हुआ है, लेकिन अगर चल गया
तो काम कौन सा आएगा? 30। तो तुमने मांगा कितना, पर मिलेगा कितना? 30। नहीं आया, नहीं आया सर। वो 40 कहाँ गया? 40 खेल है सिर्फ। 40 सिर्फ केवल क्या है? बैंक बैलेंस है, वो चेकिंग होगी कि चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर चल गया तो यूज कौन सा आएगा? काइनेटिक। कितना? 30। तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। कहां? डायरेक्शन तो वही होगी, नहीं होता उसके अपोजिट। बहुत बढ़िया। ए निकालना पड़ेगा ना अब। आगे कितना? 50। पीछे कितना? ओहो बहुत बढ़िया। नेट फोर्स 20/5 कितना? 4। बहुत मुश्किल है फ्रिक्शन। 80% फ्रिक्शन यही तो है। केवल क्या पता ना है? स्टैटिक और अच्छा समय बढ़ा दो। कितना कर दिया? अब 10 कर दिया। चल 10 मत कर, 8 ले ले। कितना मांग लिया? तुम 80 मांगो, लेकिन अब तुम्हें कितना कितना मिलेगा? 30 मिले। और कहां जाओगे तुम? हमेशा आगे। पर खाली हाथ नहीं भेजेगा, वो कुछ ना कुछ दे देगा। कितना? काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना? काइनेटिक। कहां? पीछे। बस अब लगातार क्या चेंज होता रहेगा? एक्सीलरेशन। कितना है आगे? 80, पीछे 30। व्हाट अबाउट ए? 50/5 कितना? 10। तुम्हें समझ में आ गया? अब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, डिमांड बढ़ाओगे, तो केवल आपका क्या बढ़ेगा? एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन इज। तो कंक्लूजन क्या रखना है? जब बॉडी चलना चाहे और चल भी जाए तब तो काइनेटिक, और चलना चाहे और चल ना पाए तो स्टैटिक। चेकिंग किससे होगी? हमेशा लिमिटिंग से। किससे? अच्छा लिमिटिंग से छोटा है तो जो मांगो वो मिल जाएगा, जो मांगो वो, और बॉडी आगे नहीं जाएगी। और अगर लिमिटिंग से ज्यादा मांग लिया तो फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक हो जाएगी और बॉडी मूव करेगी। पक्का? और स्टेप याद रखनी है। सबसे पहले क्या? और दूसरा FL और FK। लिखना नहीं है कुछ भी, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, पहले एक सवाल करना है। तो मुझे लगे था कि तुम्हें कुछ आया कि नहीं आया। लेट आई विल चेक। हाँ बिल्कुल। हाँ दिस इज व्हाट अबाउट 2 kgs। म्यू एस दे रखा है 0.6, म्यू के इज 0.5। 20 न्यूटन बताने हैं। वही चारों चीज कौन कौन सी बतानी है? फ्रिक्शन, टाइप, डायरेक्शन और एक्सीलरेशन। बोलना नहीं है। पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें भी वही चीज बतानी सारी है ना। म्यू एस है 0.5, म्यू के है 0.4। पहले ऊपर वाला कर दीजिए, स्टेप लगाइए बस, और कुछ नहीं करना। कई को ध्यान तो नोट करने में लग रहा है, मान लो नीट में ऐसा आ गया तो कि वो कॉपी लेके आओ जहां पर ये सवाल कराया था, उसके हिसाब से एडमिशन होने लग जाए तो। काइनेटिक, हाँ जी। FL कितना है? चलेगा नहीं चलेगा ये बताओ? चलेगा। फ्रिक्शन कौन सा? स्टैटिक काइनेटिक। तो कितना आएगा? 10। कहां?
हो गया सवाल? बिल्कुल सही है। देखिए आइए, नॉर्मल का वैल्यू पहला स्टेप लगाते जाओ। हाँ, नॉर्मल का वैल्यू 20। एफ और एफ के अंधभक्त की तरह ही 2-4 सवालों को कर लो ऐसे ही। एफ कितना? 12। एफ के कितना? 10। अब डिमांड कौन है? डिमांड 20। अरे डिमांड कौन होती है? जो एफ नेट होता है। एफ नेट कितना बचा है? 20। चेक किससे करें? लिमिटिंग कितना है? 12। मांग कितना लिया? 20। जब ज्यादा मांग ले तो क्या होता है? चाहे रट लो यहां पर, जब डिमांड ज्यादा हो जाए किससे? एफएल से, तो फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? काइनेटिक। और बॉडी मूव करेगी, बॉडी विल मूव। और अगर डिमांड छोटी हो एफएल से तो फ्रिक्शन कौन सा आएगा? स्टैटिक। और स्टैटिक तो कितना आएगा? बराबर किसके आ जाएगा? डिमांड की आ जाएगा। जितना मांगोगे उतना, बोलिए। और बॉडी विल नॉट मूव। बॉडी विल नॉट मूव। हाँ, तो इसमें क्या आएगा आंसर? देखो 12 है, मांगा कितना है? 20। तो 20 इज ग्रेटर देन 12, मतलब मूव करेगी। और मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन काम आएगा? काइनेटिक। कहां लगेगा? कहां लग जाएगा? पीछे। कितना लगेगा? काइनेटिक 10 की 12? चेक उससे होगा, पर लगेगा कितना? 10। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसको होमवर्क ले जाओ फिर। आंसर फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक। वैल्यू 10, कहां? पीछे। और एक्सीलरेशन कितना आएगा? वो कैसे निकालेंगे? इस डब्बे पर आगे कितना? 20, पीछे कितना? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 20 - 10/2 कितना? 5। हो पाएगा? इसको कैसे करेंगे? नॉर्मल कितना आएगा? 40। नॉर्मल 40 आएगा। जिन्होंने भी नॉर्मल 40 ले लिया उनके लिए टाटा बाय बाय। और जो नहीं लिया वो सुनिए, बिल्कुल सही है। पहले क्या करने पड़ेंगे? इसके कंपोनेंट। इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा 30, तो 30 तो ऑलरेडी है ना ऊपर, तो फिर एफबीटी बनाओगे तो नॉर्मल की वैल्यू केवल 10 आएगी, 40 नहीं आएगी। कुछ आया? टू बी कंटिन्यू, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब आप ये टेबल बना लीजिए, ये होमवर्क है। हाँ, ये मैंने लगाया है, आज से लगा के दे दिया। हाँ, फोर्स की है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर नहीं आएगा वर्टिकल में, तो इसकी एफबीटी बनाऊंगा ना n प्लस वो वर्टिकल बराबर mg।